हाँ हेलो, पहले तो इसे नहीं करना पड़ता था हमें। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो वी वर हैविंग द रिवीजन ऑफ नोज। नोज को रिवाइज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ग्रैनुलोमेटस डिजीज। व्हाट इज ग्रैनुलोमा? ग्रैनुलोमा बेसिकली जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है या ट्रॉमा होता है किसी भी टिश्यू का, उसके इन रिस्पॉन्स कई बार एक मैस बन जाता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको ग्रैनुलोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रैनुलोमा कैन बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, यानी ग्रैनुलेशन टिश्यू बन सकता है नाक के अंदर। तो हम डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट है उसको आज डिस्कस करते हैं। तो कोई भी ग्रैनुलोमा आता है तो आपने उसमें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है? नॉन इंटरवेंशनल बताओ अगर नाक का आता है, और इंटरवेंशनल बताओ, इंटरवेंशनल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? तो इसमें डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस को इन्वेस्टिगेशन भी। यस, गुड आयशा। सीटी स्कैन, नोज पीएनएस विद टेस्ट प्रोटोकॉल, ये होगा आपका नॉन इंटरवेंशन। और इंटरवेंशन में क्या होगा? बायोप्सी करेंगे। गुड मुतीबा, आयशा एंड यस। ठीक है, तो कोई कोई भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट में क्या करना है आपने? एक्सीजन बायोप्सी करके फंगस है तो एंटीफंगल दे देने हैं, बैक्टीरियल है तो उसको आपने एंटीबायोटिक्स दे देनी है। इसलिए इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने उसको डायग्नोज करना है। ठीक है, तो डायग्नोसिस आपने ये सिनेरियो पढ़ के, और हर ग्रैनुलोमा का एक फीचर है। ठीक है, सारा जैसे टीबी का ग्रैनुलोमा है उसका क्या फीचर है, ट्यूबरकुलोसिस का जो ग्रैनुलोमा है वो टिपिकली कैसा होता है, उसमें क्या होती हैं, जो बताओ भाई आयशा, मुतीबा, चीजी, केजीएस। केजीएस ग्रैनुलोमा, जैसा जब केजीएस ग्रैनुलोमा का नाम सुनते हैं आपके जहन में एक ही बीमारी आती है, दैट इज टीबी। ठीक है, इसी तरह इसमें सारे ग्रैनुलोमा जो है ना वो आपको उनके फीचर्स आने चाहिए। यस, केजीएस नेक्रोसिस, केजीएस ग्रैनुलोमा, गुड। इस तरह ये सारे ग्रैनुलोमा कुछ ना कुछ फीचर होंगे, वो आपको आने चाहिए। वो आपको दे देगा या सिनेरियो में दे देगा आपको, और कहेगा इसको मजीद टेस्ट कौन से करेंगे, या आपको कहेगा हिस्टोपैथोलॉजी में क्या फीचर आएगा। तो ये अगर आपको ग्रैनुलोमा आपको पता चल गया कि कौन सा ग्रैनुलोमा है, उसके फीचर्स क्या है, तो समझो कि चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो राइनोसिक्लेरोमा बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, ऐसा उसका स्क्लेरोमा होता है, ऐसी डिजीज है। ये ग्रैनुलोमा बना हुआ नाक में, ये देखो। ठीक है, इसको सीटी स्कैन करेंगे और बायोप्सी करके आपको पता चल जाएगा तो ये क्या है। तीन स्टेजेस में, पहले एट्रोफी हो जाती है, बाद में ग्रैनुलोमा बन जाता है, और एंड पे नोज की स्कारिंग हो जाती है। अब इस ग्रैनुलोमा के ये दो फीचर्स हैं। ठीक है, जब हिस्टोपैथोलॉजी करते हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें मिकोलिक सेल्स और रसल बॉडीज मिलती हैं। ठीक है, तो राइनोसिक्लेरोमा के लिए क्या फीचर है जी? राइनोसिक्लेरोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ नोज रिजल्टिंग इन ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन या मैस फॉर्मेशन इन द नोज। और उस मैस के क्या फीचर्स हैं कि उस ग्रैनुलोमा के अंदर माइक्रोलिक सेल्स, इसके लिए मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, और रसल बॉडीज हैं जो ईओसिनोफिल इंक्लूजन बॉडीज हैं, वो प्लाज्मा सेल्स के अंदर। ये दो अगर आपको चीजें मिल जाती हैं तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज राइनोसिक्लेरोमा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, और अगर लार्ज है तो आपने वो कर देना है, आपने एक्सरसाइज कर देना है। ठीक है, तो एस्टैब्लिश द एयरवे। तो मेन चीज क्या है, अगर आपसे पूछे सिनेरियो ये आ जाए, रसल बॉडीज और मिकुलिक सेल्स का ग्रैनुलोमा है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज राइनोसिक्लेरोमा। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू गो फॉर? यू विल गो फॉर द सीटी स्कैन, नोज पीएनएस टेस्ट प्रोटोकॉल, और आपका बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन अगर आपने सर्जरी करनी है। How will you treat? It's a bacterial infection. I will give the antibiotics plus steroids को रिड्यूस करूँ फाइब्रोसिस के लिए, और एयरवे को स्टैब्लिश कर दूँ। सारे ग्रैनुलोमा के ऐसे ही आंसर लिखने हैं आप। ठीक है, इसको पिक करना बस इंपॉर्टेंट है, हर ग्रैनुलोमा के फीचर्स। तो राइनोसिक्लेरोमा के फीचर्स हैं जी, माइक्रोलिक सेल्स हैं, वेसल बॉडीज। सिफिलिस का क्या होता है? सिफिलिस में क्या बनता है? सिफिलिस के ग्रैनुलोमा को क्या बोलते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। टीबी सिफिलिस तो हर जगह पे है, पढ़ पढ़ के आए हुए हो, पैथोलॉजी में पढ़े हो। टीबी का तो केजियस ग्रैनुलोमा है,
सिफिलिस वाले का क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? गुम्मा, शाबाश, गुम्मा या शंकर। ठीक है, तो जहां पे गुम्मा होगा, फॉर्मेशन ऑफ गुम्मा, ये ठीक है, या इसको शंकर भी बोलते हैं, प्राइमरी शंकर या गुम्मा। तो गुम्मा फॉर्मेशन बेसिकली जहां पे वर्ड गुम्मा आएगा, दैट इज द सिफिलिस। तो सिफिलिस के कुछ और टेस्ट भी होते हैं, वो कौन से टेस्ट हैं? बायोप्सी के अलावा, गुमा के अलावा, सीटी स्कैन के अलावा और क्या सिफिलिस में कर सकते हैं? वीडीआरएल कर सकते हैं, शाबाश। और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है सिफिलिस का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा सिफिलिस का बेटा? कौन सा कॉज करता है? टेल मी दी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। जैसे टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम, एक्सीलेंट आयदा मुतीबा, वेरी गुड, शाबाश। ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो आपको ट्रिपोनेमा पैलिडम की जो उसकी सर्ोलॉजी करवानी है, ठीक है, एंटी ट्रिपोनेमा पैलिडम एंटीबॉडी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। टीपीआई, ट्रिपोनेमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये टेस्ट है। तो कुछ ट्राइएड एक है, ये भी ग्रैनुलोमा में, इसमें सिफिलिस में होती है, जो आ जाता है। अगर गुमा है, साथ उसके आपके वो नॉच टूथ हैं, कॉर्निया में पेस्टिज हैं, एट नर्व डेफनेस है, तो दिस इज कॉल्ड ये आपका एमसीक्यू आ जाता है। तो ये टेस्ट वीडीआरएल, एफटीए करेंगे, टीपीआई करेंगे और बायोप्सी करेंगे, ठीक है। जहाँ सिफिलिस आएगा, सिफिलिस के टेस्ट सारे अपने याद रखें। किसी भी जो सिफिलिस कहीं किसी भी इन्वॉल्व कर सकता है, कान को भी कर सकता है, नाक को भी कर सकता है, गले को भी कर सकता है। टीचर क्या है? ग्रेनुलोमा जो बनता है गुमा। ऑर्गेनिज्म क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। करते क्या है? बायोप्सी लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया लगे हैं ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो पेनिसिलिन देनी है आपने, और आपने जो रिमूव करना है, अगर वो मैश है तो मैश को रिमूव करना है। टीबी सबको पता है, ठीक है। कि ग्रेनुलोमा क्या फीचर है? केजेस ग्रेनुलोमा होता है। बायोप्सी करते हैं, कल्चर करते हैं, स्किन टेस्ट और एक्सरे, क्योंकि चेस्ट से वूमन आई होती है। ट्रीटमेंट क्या? एटीटी देंगे। तो बैक्टीरियल में इसी तरह जो ल्यूपस वल्गैरिस है, ये भी टीबी की तरह की इंफेक्शन है, लेकिन लो वेरनेस की है। इसके ग्रेनुलोमा को बोलते हैं एप्पल जेली नोड्यूल्स, ठीक है। तो सारे ग्रेनुलोमा के आपको बेसिकली फीचर याद, ग्रेनुलोमा के टाइप पता होनी चाहिए कि गुमा है तो कौन सा ग्रेनुलोमा है, केजियस है तो कौन सा ग्रेनुलोमा है, एप्पल जेली नोड्यूल है तो कौन सा ग्रेनुलोमा है, ठीक है। आपका अगर मिकोलिक सेल रसल बॉडीज है तो कौन सा ग्रेनुलोमा है। टेस्ट मैंने बता दिए, सबके ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। कम से कम नहीं भी कुछ आता, सीटी स्कैन और बायोप्सी लिख दो। ट्रीटमेंट नहीं भी कुछ आता तो कम से कम अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ आती है तो एंटीबायोटिक्स लिख दो, या ग्रेनुलोमा का एक्सरसाइज करना है, उसके बाद के लिए भेज दो, ठीक है। तो ल्यूपस वल्गैरिस से ग्रेनुलोमा में क्या होता है? एप्पल जेली नोड्यूल्स। लेप्रा के ग्रेनुलोमा में क्या होता है जी? लेप्रा सेल्स मिलते हैं आपको, ये भी स्पेशल मैक्रोफेजेस हैं, जिसके अंदर लेप्रोसी के ऑर्गेनिज्म मौजूद है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री पड़ा होता है। चलो इसका मुझे आंसर बताओ। 32-year-old man presents to you with 1 month history of left-sided mucopolar nasal discharge, नाक से रेशा आ रहा है। पेशेंट का वेट भी कम हुआ, वीक भी हुआ, इमेशिएटेड, यंग पेशेंट है, ठीक है। नाक में से डिस्चार्ज आ रहे हैं, वजन कम हुआ है और वो थिन हो गया है, ग्रेनुलोमा पड़ा हुआ नेजल कैविटी का। हाउ विल यू मैनेज द केस? ठीक, हाउ विल यू मैनेज द केस? करोगे क्या मैनेजमेंट में, क्या करोगे? मैनेजमेंट में क्या करोगे? एनडीटीबी दे दोगे? और नलायक को आमना आयदा, इन्वेस्टिगेट करोगे सबसे पहले। उससे पहले भी क्या करोगे? हिस्ट्री लोगे इसकी, म्यूकोपोलर नेजल डिस्चार्ज है। अब क्या पता ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, इन्फेक्शन की वजह से उसको स्मेल नहीं आती, खाना पीना उसका काम हुआ हुआ है। क्या पता ये आपका जो है कोई नेजल पॉलिप है, ठीक है। क्या पता नेजल पॉलिप के आगे नीचे ग्रेनुलेशन बन गया है उसके इर्द गिर्द। क्या पता ये टीबी का ग्रेनुलोमा है, क्या पता ये किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या पता ये फंगस की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज आ रहा है,
सर में दर्द तो नहीं होती, उल्टियां तो नहीं आती, चक्कर तो नहीं आते, वजन कम होने के अलावा बाकी चीजें लेने की, गर्दन में गिल्टियां तो नहीं बनी हुई, कोई नेक नोट तो नहीं आ रहे कहीं पे, स्मेल कितनी आती है, गला ठीक है, कान ठीक है, ठीक है। डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद फिर आपने एग्जामिनेशन में क्या करना है, इसकी सीटी स्कैन करानी है इन्वेस्टिगेशन में, और आपने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवानी है। फिर हिस्टोपैथोलॉजी के लिहाज से जो भी आएगा शाबे बायोप्सी करेंगे, जो भी आएगा फिर उसको ट्रीट करना है आपने, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपने लिखना है कि ये मोस्ट लाइकली मुझे टीबी लग रही है, अगर टीबी है तो मैं एटीटी दूंगा, अगर साइनोसाइटिस है तो मैं साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट करूंगी, अगर बैक्टीरियल है तो मैं एंटीबायोटिक दूंगी। तो ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉज, ठीक है। ये देखो जर्नल मैनेज करती है, मैनेज द केस, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट लिखना, ट्रीटमेंट आप एक लफ्ज बस लिख दोगे कि मैं एटीटी दे दूंगा तो 5 में मिल जाएंगे इसके, थोड़ी कॉमन सेंस भी रखनी है। इस तरह फंगल इन्फेक्शन है कि बेसिकली पहले जो राइनोस्पोरिडियोसिस है उसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि ये फंगस नहीं है, ये आपका वो है, ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये बेसिकली पैरासिटिक है, ठीक है। तो इसका जो ग्रैनुलोमा है वो जिस तरह आपका वो नहीं होती स्ट्रॉबेरी की तरह का पॉलिप ऐसा नजर आता है, ठीक है। रास्पबेरी या स्ट्रॉबेरी टाइप का पॉलिप अगर नाक में है तो मोस्ट लाइकली ये, इसको कहते हैं फंगस है, लेकिन कुछ अब नई स्टडीज आ रही हैं वो कहती हैं कि ये प्रोटोजोआ है। तो किसी जगह नाक, गला, टॉन्सिल किसी जगह भी चेक कर सकता है ये। और फंगस के टिपिकल फीचर होते हैं, स्पोर्स उसमें होते हैं, ठीक है। कि पॉलिप को जब करोगे हिस्टोपैथोलॉजी करोगे तो उसमें स्पोर्स होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है इसके, सर्जिकल एक्सीजन करनी है। इस तरह एस्पेजिलोसिस जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन फंगल इंफेक्शन है नोज पैरानेसल साइनसेस की, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है ये, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में पता चलता है कि ये फंगस है, फंगस के हमेशा होंगे तो स्पोर्स होंगे। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सचेंज और एंटी फंगल देनी है, ठीक है। तो एलर्जिक और मैंने आपको एलर्जी फंगल और इन्वेजिव फंगल, ये इन्वेजिव है। इन्वेजिव में दो इंपॉर्टेंट है, एक एस्पेजिलस है, एक मिकोर है। एस्पेजिलस और मिकोर दोनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन दोनों में पूछा जाए तो वो एस्पेजिलोसिस है, ठीक है। और डायबिटिक्स में अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो वो मिकोर माइकोसिस है। तो दोनों बेसिकली इन्वेड करते हैं डीपर टिश्यू, नाक से इन्वेड करते करते साइनसेस में और दिमाग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप क्या कहते हैं, जो ट्रीटमेंट में क्या करें, इन्वेस्टिगेशन है वही सीटी स्कैन और पीएनएस टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ उसकी बायोप्सी लेनी है। और ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपने एंटी फंगल देने और प्लस सर्जिकल क्लियरेंस करनी है। तो डायबिटिक्स में अगर आपसे पूछा जाए सबसे कॉमन, वैसे रूटीन में अगर इन्वेजिव फंगस कॉमन पूछी जाए, अगर आपसे वैसे पूछी जाए नाक की सबसे कॉमन फंगस कौन सी है तो एलर्जिक फंगस है जो एथमोइडल पॉलिप के साथ होती है। अगर आपसे पूछी जाए इन्वेजिव फंगस सबसे कॉमन कौन सी है तो वो आपकी एस्परजिलोसिस है। अगर आपसे पूछा जाए डायबिटिक्स में सबसे कॉमन कौन सी है तो वो म्यूकोरमाइकोसिस है। तो ये बेटा ध्यान रखना है आपने, ये भी हम देखेंगे उसमें साक्षी में पढ़ेंगे तो वो सारे वो बताएगी लड़की औरत है वो। तो म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटिक्स में होती है। और इसमें टिपिकल क्या होता है, इसका जो फंगस की कलर है वो ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों होता है, इस्केमिक नेक्रोसिस करती है, वेसल्स को खा जाती है ये। तो जब वेसल्स नहीं होंगी, उनकी सप्लाई नहीं होगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होगा तो वो ब्लैक कलर का आएगा फिर वो, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो डायबिटिक आया, शॉक में आया, ब्लैक नेक्रोटिक मैस था, तो कैसे डायग्नोज एंड मैनेज करोगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एंटी फंगल देनी है। बताओ भाई आयदा, जुबैर, हिस्ट्री से पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री से पहले क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, पेशेंट इज इन शॉक, शॉक के मेरे हिस्ट्री लोगे, उससे पहले क्या करेंगे, शॉक मैनेजमेंट। देखो तुम्हें पढ़ा पढ़ा के कॉमन सेंस जो है ना, यही है, एक थ्योरेटिकल डॉक्टर है, क्लिनिकल डॉक्टर। तो थ्योरेटिकल डॉक्टर बड़े अच्छे बन जाओगे इंशाल्लाह। मरीज आया सर ने पढ़ाया था, बस मिकोर है तो देने ही है एंटी फंगल, एंटी फंगल, एंटी फंगल, मरीज शॉक, हिस्ट्री लो, हिस्ट्री लो। पापा जी उठो, होश में आओ, हिस्ट्री बताओ हमें जरा। बाबा जा रहा है बेचारा शौक से, बाबा जी उठो, तो शुगर है आपको, ब्लड प्रेशर है, कब से नाक में मसला है। बाबा जी पता चला जी 5 नंबर, बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। तो बेटा सिनेरियो गौर से पढ़ो,
अब आप लोग क्लिनिकल पेशेंट्स नहीं देखते, देखोगे इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस चलेगी, आके अस्पतालों में आओगे देखोगे, अपने क्लिनिकल अपने अच्छे करने हैं, कॉमन सेंस अच्छी रखनी है अगर अच्छा डॉक्टर बनना है। अगर अच्छा रिश्ता देखना है तो बस फिर मेरा लेक्चर सुनता रहो, बस उससे तुम पास हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इसमें क्या करना है, पहले शॉक को मैनेज करना है एबीसी, साथ आपने डायबिटीज को मैनेज करना है, साथ आपने फंगस को मैनेज करना है, तीनों काम इकट्ठे करना है। ठीक है, इस तरह ही पहले हमने बैक्टीरियल किया, फंगल किया, अब एक ऑटोइम्यून हो सकता है। ऑटोइम्यून जो आपका है इसमें ग्रैनुलोमा, उसमें इंपॉर्टेंट है वेजिनस। ठीक है, वेजिनस ग्रैनुलोमा का क्या फीचर है कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। नाक के साथ साथ चेस्ट एक्सरे, अगर कोई डिजीज ऐसी है जिसमें नाक में कोई ग्रैनुलोमा या पैथोलॉजी है, मैस है, साथ साथ चेस्ट एक्सरे में भी कोई मैस आ जाता है या खांसी का मरीज आता है, साथ साथ उसको यूरिन में भी मसला है या आरबीसी कास्ट आ रहे हैं, तो याद रखना है कि वो ये वाली डिजीज है विच इज कॉल्ड एज वेजिनस ग्रैनुलोमाटोसिस। ठीक है, तो वेजिना ये सबको अफेक्ट कर सकता है, मोस्टली ये करता है, ये सिस्टमिक, बेसिकली इसमें ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडीज डैमेज करती हैं नोज को, चेस्ट को और गुर्दों को, ज्यादातर किडनीज को, लेकिन ये किसी को भी कर सकता है, आईज को कर सकता है, ईयर को कर सकता है, नाक को कर सकता है, चेस्ट को कर सकता है, जॉइंट को कर सकती है एंटीबॉडीज, ये बेसिकली एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है ये आपको एंटीबॉडीज जो हैं वो करती हैं, जो डैमेज करती हैं वो आपके लंग्स को। तो जहाँ पे याद रखना है, नोज में लीजन आए, ये सवाल, नोज में देखो 40-year-old पेशेंट था, सेप्टम में परफोरेशन होगी किसी वजह से, ईएसआर बहुत हाई है, ऑटोइम्यून में याद रखना है कि ईएसआर हाई होगी, ईएसआर जब 50-60 से ऊपर चला जाएगा ना, तो याद रखना है कि उसको कोई ना कोई ऑटोइम्यून, कोई सीवियर इन्फ्लेमेशन है, वो या टीबी की वजह से हो सकता है या ऊन पाकिस्तान में ऑटोइम्यून की वजह से हो सकता है। यूरिन शोज हीमाचोरिया, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, साथ वो कहिए उस मरीज को खांसी भी आ रही है। ठीक है, तो जब भी अगर मेरे को खांसी आ रही, कफ है, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, नाक में आ रही है, तो आपका डायग्नोसिस वेजिनस है। ठीक है, तो वेजिनस के ये फीचर हैं, तो वेजिनस वैसे किसी को भी इन्वॉल्व कर सकता है यहाँ, वेजिनस ग्रैनुलोमाटोसिस। ठीक है, लंग्स एंड किडनीज स्पेशली, वैसे तो नोज, पैलेट, ओरल कैविटी हर जगह को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है, रीनल फेलियर की वजह से किडनीज को इतनी एंटीबॉडीज डैमेज कर देती हैं कि मरीज मर जाता है, कॉज करता है, यस रीनल फेलियर करता है। रीनल फेलियर पे जब ऑटो एंटीबॉडी बनती है ना, किडनी डैमेज करके रीनल फेलियर हो जाता है, और रीनल फेलियर की वजह से जो है ना, तो बेसिकली ये भी क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये डैमेज करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, लंग्स की, किडनीज की कर सकती हैं। ठीक है, नोज की, necrotizing vasculitis, inflammation of vessels resulting in necrosis of the vessels, damage to the vessels, death of the vessels, necrosis हो जाता है। ठीक है, मैक्लेनर से पूछे, टेस्ट क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे नोज में से, ईएसआर उसका रेज होगा, यूरिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे और एंटीबॉडीज देखेंगे। प्रियंका एंड प्रियंका, तो प्रियंका को हमने प्रियंका से याद रखते थे, तो क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो हम इसमें स्टीरॉइड देंगे और साइटोटॉक्सिक ड्रग देंगे, तो इसका भी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भूलना नहीं है। यस, गुड आयदा, ठीक बोली तुम। ठीक है, ग्रैनुलोमा सबको समझ आ गया, ग्रैनुलोमा क्वेश्चन तो नहीं है, तो सब ग्रैनुलोमा के डिफरेंशिएटिंग फीचर डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है, बाकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। अभी मैं देख रहा था साक्षी के अंदर ना, इससे ये नोज की एनाटमी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको साक्षी से पढ़ाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या था, कैसे पढ़ना है, उसमें इंपॉर्टेंट कैसे है। अभी तक बच्चों के पास मेरा साक्षी शॉर्ट फॉर्म में गई नहीं है, बेटा सब लोग साक्षी अरोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले लो और डिंगरा को साक्षी बना लो, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, सब इन्हें बनाना भी, आपको सिर्फ शायद आज एनाटमी रिवाइज हो सके, एनाटमी बड़ी एक्सपेंसिव है नोज की, उसमें से कम मेरा ख्याल है 10 से 15 सवाल आएंगे आपको एमसीक्यू, 10 तो लाजमी आएंगे एनाटमी में से, ईयर नोज और नोज की बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ साक्षी आपको बताएगी कि ये इंपॉर्टेंट, लिखा सब कुछ डिंगरा में हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं आपको पता चलेगा, हाईलाइट नहीं होगा, तो उसको सिर्फ हाईलाइट करना मैं आपको तरीका बताऊंगा। अच्छा, ट्रॉमा टू द फेस, ट्रॉमा में हमेशा याद रखना है, पहले एबीसी करनी है। ठीक है, उसकी एयरवे सिक्योर करना है, ब्रीदिंग सिक्योर करनी है और उसकी सर्कुलेशन सिक्योर करके पहले मरीज बचाना है।
और फिर ये देखना है कि ट्रॉमा अगर फेस का है तो सारी बाकी ट्रॉमा तो नहीं कहीं है। नीचे स्प्लीन का ट्रॉमा है, स्प्लेनिक ट्रॉमा की वजह से मरीज या लिवर का ट्रॉमा शॉक में जाके मर जाए और आप ऊपर से नाक की हड्डी सीधी कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल। नाक की बोन्स देख लो सब, ये फेस की बोन्स, ये 2 नेजल बोन्स हैं, ठीक है, सामने की तरफ होता है। नाक की 2 हड्डियां ये टूट सकती हैं। फिर का मैक्सिला है, ये चीक बोन जो होती है मैक्सिला, ठीक तो है, जाइगोमेटिक कहते हैं साइड वाली। ये साइड वाली जो है ना, ये बेसिकली जाइगोमेटिक है। ये देखो चीक और जाइगोमेटिक में फर्क, ये जाइगोमेटिक है ये वाली, ठीक है, प्रोमिनेंट में कर रहा हूँ ना ये, ठीक है। दिस इज जाइगोमेटिक बोन। ये सामने जो मैक्सिलरी साइनस के ऊपर है ये मैक्सिला है, ठीक है। ऊपर ये नाक की हड्डियां हैं, दोनों नेजल बोन्स हैं। लेटरल में आपके टेम्पोरल बोन्स आती हैं, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के लेटरली जो ये स्कल की बोन है ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है। और नीचे वाला मैंडिबल है। ये सारी बोन्स, अभी इनके फ्रैक्चर हो सकते हैं, वो हम थोड़े थोड़े पढ़ लेते हैं। सारे फ्रैक्चर्स के अंदर आपने क्या करना है, सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन फेशियल बोन्स, ठीक है, यहाँ से नोज पीएनएस नहीं करना, सीटी स्कैन फेशियल बोन्स। ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट रिड्यूस कर देना है। रिडक्शन का मतलब है कि जो वो अपनी जगह से हिल गई है उसको सीधा कर देना, सीधा करके रिडक्शन विद मैनिपुलेशन करके लिखना है। या आपने ज्यादा प्लेटिंग या स्प्लिंटिंग कर देनी है, प्लेट्स लगा के स्प्लिंट लगा के उसको जोड़ देना है। इसलिए ट्रीटमेंट तो कोई मुश्किल नहीं, अगेन डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। फ्रंटल साइनस तो पढ़ लेना। इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पोस्टीरियर वॉल के वहाँ पीछे ब्रेन होता है, तो पढ़ लेना है। तो हाँ, अब नेजल बोन्स, नेजल बोन के 2 किस्म के फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये सामने से मुक्का लगेगा तो नाक की हड्डी बैठ जाएगी, ठीक है। अब ये हड्डी के साथ साथ कार्टिलेज भी बैठी हुई है, शाबाश, डिप्रेस। साइड से अगर कोई हिट होगा तो एंगुलेटेड। 2 किस्म के नेजल बोन फ्रैक्चर हैं, ये सबको आने चाहिए। अब मुझे बताओ, टेल मी द नेम्स ऑफ नेजल सेप्टल फ्रैक्चर्स, सेप्टम के बताओ बच्चों। शाबाश, गुड आयदा, छा गई हो। जार्जवे एंड जुबैर, गुड। सेकंड इज शेवलेट, एक्सीलेंट, आयदा छा गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रखना है, जो नाक की हड्डी टूटती है वो है डिप्रेस्ड एंड एंगुलेटेड। जो नाक का सेप्टम है अंदर वाली हड्डी, उसका फ्रैक्चर होगा वो शेवलेट एंड जार्जवे। मिक्स नहीं करना। नेजल बोन्स कितनी होती हैं आयदा? 2, गुड। मायदा, मुतीबा, हिरा, वेरी गुड, 2 होती हैं। अब याद रखना है भाई, में मुझे बताना है, ठीक है। तो डिप्रेस्ड हो सकता है या आपका एंगुलेटेड हो सकता है। तो आपको कहेगा टेस्ट क्या कराना है, आपके सीटी स्कैन या एक्सरे कराऊंगी। ट्रीटमेंट क्या है, जो उसको रिड्यूस कर देना, बस इतना सा लिखना है आपने उसके अंदर। ये एक्सरे में देखो हड्डी टूटी हुई है दरमियान से नेजल बोन, एक्सरे नेजल बोन में ये देखो ये हड्डी टूटी हुई है, तो बैठ गई है थोड़ी सी, ठीक है, टूट के ऐसा नजर आती है ब्रोकन बोन, तो उसको रिड्यूस कर देंगे। ये बैठी हुई है, डिप्रेस में ऐसा बैठ जाता ना। ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस कब करना है नेजल बोन्स को, 5 to 7 डेज, ठीक है। क्योंकि शुरू में जब अगर 1 घंटा गुजर जाए तो एडीमा हो जाता है। एडीमा के बाद अगर उसी वक्त अगर आप रिड्यूस करते हैं तो फिर क्या होता है, उसका इतना फायदा नहीं, तो दोबारा पेशेंट वो बोन डेविएट कर जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू आता है कि कब नेजल बोन फ्रैक्चर रिड्यूस करने हैं, हफ्ते के बाद, ठीक है। ये जो लिखा आफ्टर 5 to 7 डेज ऑफ द ट्रॉमा, जब एडीमा खत्म हो जाए। वरना एडीमा जब सबसाइड करता है ना रिड्यूस, उस वक्त एडीमा सबसाइड जब करता है फिर दोबारा डिटेडी हो जाती है। तो रिडक्शन इज 5 to 7 डेज आफ्टर ट्रॉमा। क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन। रिडक्शन के 2 लिख देने हैं आपने, ठीक है। रिडक्शन एंड मैनिपुलेशन। तो रिडक्शन कितनी तरह की होती है, या तो पूरा खोल के नाक को पूरा एक्सपोज करके बोन्स को आप उसको सीधा कर देते हैं, या आपके बंद बंद नाक में जो है ना, अब मैनिपुलेशन से क्लोज मेथड से ही आप जो है इसको नाक को सीधा करते हैं। रिडक्शन जहां भी होगी क्लोज होगी या ओपन होगी। ये देखो क्लोज बाहर बाहर से कर रहे हैं, ये क्लोज रिडक्शन है, ठीक है। तो पकड़ा आपने वेल्शम या आशीष फोर्सा जो हमको दिखाते हैं, उससे आपने इसको नाक को सीधा कर दिया, इसमें खुला नहीं है। ओपन में क्या करते हैं, ओपन में आप ऐसे करके पूरा एक्सपोज कर देते हैं। ये स्प्लिंटिंग है, ये ओपन ओपन रिडक्शन। देखो पहले इंसिजन लगाया और ये नेजल बोन एक्सपोज करके फिर आप इसको स्प्लिंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपने जस्ट लिखना है रिडक्शन विद मैनिपुलेशन, ठीक है। अगर या प्लेटिंग और उसके साथ अगर स्प्लिंट करने तो वो भी लिख दो।
और रिडक्शन कैसे होगी, ओपन रिडक्शन होगी या क्लोज रिडक्शन। बस जहां पे भी ट्रॉमा है आपने यही लिखना है। तो ये था बेटा, अभी याद रखना है, ठीक है। ये नेजल सेप्टम का है, शेवलेट एंड जार्जविल, ठीक है। और नेजल बोन्स का है डिप्रेस्ड एंड एंगुलेटेड। ये मिक्स नहीं करना हुआ आप लोगों को। सेप्टम का डिफरेंट है और नेजल बोन्स का डिफरेंट है। रिडक्शन कब करनी है, 5वें से 7वें दिन, जब एडिमा सबसाइड करते हैं। नेजो ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स ये पढ़ लेना उससे। हाँ, जाइगोमा के फ्रैक्चर, अब जाइगोमा का जो फ्रैक्चर होता है वो 3 जगह से, जाइगोमेटिक बोन बेसिकली 3 जगह पे जुड़ी होती है। ये देखो, एक जाइगोमेटिक बोन, ये जो है ना, ये जाइगोमेटिक बोन है, सामने की तरफ मैक्सिला से जुड़ी होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्रंटल बोन से जुड़ी होती है और पीछे की तरफ टेम्पोरल से जुड़ी होती है। तो 3 जगह से ये फ्रैक्चर हो जाती है। ये देखो, ये 3 जगह से फ्रैक्चर हुई है। फ्रंटल से भी अलग हो गई, जाइगोमेटिको फ्रंटल, ठीक है, पीछे टेम्पोरल से, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, आगे मैक्सिला से, ठीक है, जाइगोमेटिको मैक्सिलरी। तो इसको ट्राइपोड फ्रैक्चर्स कहते हैं। शाबाश शाहिदा, गुड, ठीक है। तो ट्राइपोड फ्रैक्चर जो है दैट इज इट इज ऑफ जाइगोमा या चीक बोन। ट्राइपोड, पोड में 3 टांगे हैं फ्रैक्चर की, 1 2 3, एक फ्रंटल, टेम्पोरल और ओसल। अगेन रिडक्शन, ओपन या क्लोज रिडक्शन विद प्रिंटिंग और प्लेटिंग। बस ये देखो, ये लिखा है एक्सरे सीटी स्कैन, एक्सरे कराएंगे, ओपन रिडक्शन कराएंगे या इसकी ओपन ही होगी रिडक्शन। तो ट्राइपोड फ्रैक्चर याद रखना है। ब्लो आउट फ्रैक्चर, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक तो फ्रैक्चर नेजल बोन्स है, एक फ्रैक्चर मैक्सिला है, और ब्लो आउट है, ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट फ्रैक्चर में क्या होता है कि ब्लो आउट यानी कि जैसे कोई हिट हुआ है आंख के ऊपर, ये देखो जैसे गेंद लगी है आंख के ऊपर, ठीक है। तो जो सामने वाला ऑर्बिटल रिम है ना, ये तो बड़ा मजबूत होता है, इसको कुछ नहीं होता। ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना, ये फ्लोर वाला, ये फ्रैक्चर का, ये देखो टूटा हुआ है, ये बड़ी थिन बोन होती है। ये बेसिकली फ्लोर ऑफ ऑर्बिट या रूफ ऑफ मैक्सिला, ये एक ही चीज है, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस का रूफ और ऑर्बिट का फ्लोर ये एक ही है, एक ही वॉल बनाती है। ये बहुत थिन सी बोन होती है। तो जब ये सामने की तरफ रखते हैं, कभी हाथ लगा के देखो, बाहर का ऑर्बिट बहुत सख्त है, ठीक है। बाहर की ऑर्बिटल जो रिम है ना, वो बहुत सख्त है, वहां कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो बोन फ्लोर वाली है ना, ये वीक है। ऊपर भी सख्त है, स्कल बेस है, ठीक है, उसको कुछ नहीं होता, सामने वाले को कुछ नहीं होता। लेकिन जो इंफीरियर वाली बोन है, ये फ्रैक्चर कर जाती है। तो दिस इज, जब भी ब्लंट ट्रॉमा आई को होगा, ये आई वाले भी आपको पढ़ाएंगे, जब भी ब्लंट ट्रॉमा आई को होगा, ब्लंट ट्रॉमा के बाद अगर मरीज को 2 नजर आना शुरू हो जाते हैं, डिप्लोपिया, तो योर डायग्नोसिस इज ब्लो आउट फ्रैक्चर। डिप्लोपिया क्यों है, एक आंख जो है ना वो नीचे की तरफ चली जाती है, एक उधर ही रहती है, जिसकी वजह से मरीज को 2 नजर आते हैं, ठीक है। तो वेन एवर देर इज ब्लो टू दी ऑर्बिट रिजल्टिंग इन डबल विजन, तो याद रखना की जरूरत है। एक्सरे में ये देखो, ये वॉल फ्रैक्चर हो गई है, और थोड़ा सा जो आपका ऑर्बिटल कंटेंट्स हैं वो मैक्सिला में आ गया, ये देखो, ये लगा जैसे आंसू बह रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप साइन। तो टीयर ड्रॉप साइन इज अ फीचर ऑफ ब्लो आउट फ्रैक्चर, ठीक है, याद रखना। नूरुल हुदा, यस, टीयर ड्रॉप, आंसू का कतरा। ये देखो, राइट आई, अब उसे कह रहे हैं लेटरल मूव करो। मसल कौन सा इंट्रैप्ट होता है, मसल कौन सा इंट्रैप्ट होता है इसमें बेटा, इंफीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। तो मरीज की जो आंख है वो लेटरली और अपवर्ड मूव नहीं करती है, देखो वो इंट्रैप हो जाता है नीचे की तरफ, इंफीरियर फ्लोर के ऊपर है ना, इंफीरियर रेक्टस का मसल है। ये लेफ्ट वाली आई मूव कर रही है लेटरली और अपवर्ड, राइट वाली नहीं कर रही, ठीक है। दिस इज ब्लो आउट। अब यहाँ को मुक्का लगा, जो हिट हुआ, अब उसकी आई एक तरफ वाली मूव कर रही है लेटरली, और इंफीरियर रेक्टस अपवर्ड मूवमेंट कंट्रोल करता है, राइट वाला नहीं कर रहा, इसलिए आपका ये मोस्ट लाइकली दिस इज। तो ये टीयर ड्रॉप है, टीयर ड्रॉप साइन, ठीक है, एक्सरे में आ रहा है। So whenever there is blunt object striking the globe या आपका orbital rim resulting in double vision, on X-ray teardrop sign, entrapment of inferior rectus muscle resulting in double vision,
ट्रैक्शन टेस्ट में वो ग्लोब को जब मूव करोगे तो वो मूव नहीं करेगा वर्टिकली एंड लेटरली इंफीरियर रेक्टस की वजह से। तो दिस इज द ब्लोअआउट फ्रैक्चर। तो आप इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, मैक्सिलरी साइनस के थ्रू भी जा सकते हैं या इंफ्राऑर्बिटल ओपन रिडक्शन ही करेंगे या ऑर्बिट के नीचे से इंसिजन लगा के आप फ्लोर को रिड्यूस करते हैं। और रिड्यूस करने के बाद यस कई बार आपको नीचे सपोर्टिंग प्लेट भी लगानी पड़ती है, या सिलिकॉन की शीट है, कोई कार्टिलेज है, सपोर्ट नीचे देनी पड़ती है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई सबको? तो ब्लोअआउट फ्रैक्चर सबको आना चाहिए। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ी हुई हैं चीजें ये। तो ये ब्लोअआउट फ्रैक्चर है। मैक्सिला के जो फ्रैक्चर है बेटा, इन तीनों के ना आपने फ्रैक्चर लाइन याद रखनी है, लीफोर्ड 1 2 3, क्योंकि मैनेजमेंट अगेन जो है ना वो सेम ही है, ओपन रिडक्शन करेंगे। ठीक है, ये जो मैक्सिलरी फ्रैक्चर है ना, ये 3 लाइंस, ये वाली 3 लाइंस, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती हैं? नीचे वाली जो गुजरती है वो फ्लोरा मैक्सिला से गुजरती है, ऊपर वाली पिरामिडल शेप है, लेटरल टेरिकल प्लेट से शुरू होती हुई मैक्सिला के एंटीरियर वॉल से आती है, रूट ऑफ नोज से होती हुई, और ये वापस दूसरी साइड पे आ जाती है। ठीक है, और जो थर्ड वाला लीफोर्ड 3 है उसमें आपकी क्रेनियल बोन और फेशियल बोन टोटल अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 लाइनें आपने सबने याद करनी है। इना सफदर, इना क्या नहीं आ रहा बेटा? नो सर, क्या पूछो, व्हाट यू वांट टू आस्क ना, बताओ क्या समझ नहीं आई? क्वेश्चन ऐसे आता है, 30-year-old male suffered a road traffic accident with injury to mid face region, mid face सेंटर वाला फेस है। ब्रीफली मेंशन द पॉसिबल फ्रैक्चर्स ऑफ नोज एंड मैक्सिला। तो नोज के फ्रैक्चर कौन कौन से हैं? डिप्रेस्ड नेजल फ्रैक्चर है, एंगुलेटेड नेजल फ्रैक्चर है। कार्टिलेज के कौन से हैं? जार्जवे हो सकता है, शेवलेट हो सकता है। मैक्सिला का कौन सा है? लीफोर्ड 1 2 3। उसने कहा जी लीफोर्ड 1 2 3 की फ्रैक्चर लाइनें बताओ कहाँ कहाँ जाती हैं। तो ये आप लोगों ने याद करनी है कि लीफोर्ड 1 जो है वो पैलेट के पैरेलल जाता है, या आप फ्लोर ऑफ मैक्सिला से जाता है। जो लीफोर्ड 2 है वो पिरामिडल है, नीचे से शुरू होके आपका टेरिकल प्लेट से होता हुआ एंटीरियर वॉल ऑफ मैक्सिला से होता हुआ नोज के रूट तक जाता है और दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। जो 3 है उसमें जो नाक के रूट से शुरू होके एथमोइड फ्रंटल जंक्शन उसको सेपरेट करता है, फिर ऑर्बिटल फिशर और लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट से गुजरता है। तो ये 3 फ्रैक्चर लाइनें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये तीनों चीजें लिखनी है। ठीक है, नोज के लिखने हैं, नोज के कौन कौन से हैं? नेजल बोन्स और नेजल कार्टिलेज और मैक्सिला के विद लाइनें, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपने ये 3 जो है लीफोर्ड 1 2 3 की लाइंस कहाँ से पास करने की याद करनी। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आ गया समझ। ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, एक फ्लोर से गुजरा है, एक इन्वर्टेड है और एक नेजल बोन, और वो खत्म हो आपकी हो जाएंगी। तो ये 3 आपने बेटा याद रखना। ठीक है, मैक्सिला का, नेजल बोन्स का और आपका चौथा ब्लोआउट और ट्राइपोड, ये 3-4 चीजें ही हैं बस, ये आपने इस चैप्टर में गौर से पढ़नी है। बाकी ट्रीटमेंट सब है ओपन या क्लोज सेक्शन। मैंडिबल में आपने सिर्फ याद रखना है कि इसकी इंसिडेंस कितना है। कैप्स, सबसे ज्यादा क्या फ्रैक्चर होता है? ये तस्वीर है, सबसे ज्यादा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर 35%। ठीक है, उस पर एंगल के फ्रैक्चर आते हैं 20%, फिर बॉडी के हैं 20%, फिर सिम्फिसिस के हैं 15%। ठीक है, ये कैप से आपको विच इज द मोस्ट कॉमन इंसिडेंट, सब ज्यादा अगर मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो तो कौन सा एरिया जाएगा? तो पीछे वाला जो प्रोसेस है, कॉन्डाइलर प्रोसेस। शाबाश शायद। ठीक है, तो बस मैंडिबल में ये याद करना है। अगेन ट्रीटमेंट पूछेगा तो क्लोज मेथड से रिड्यूस करेंगे या ओपन से, और उसकी वायरिंग करेंगे। यहाँ तक बेटा को क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ अच्छा, ओरो एंट्रल फिशुला भी इसी में ही है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें दोबारा से इंपॉर्टेंट रिपीट कर देता हूँ। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ओरो एंट्रल फिशुला है, उसके बाद ब्लोआउट फ्रैक्चर है, उसके बाद नोज और मैक्सिला के फ्रैक्चर। ठीक है, मेरे जहन में नहीं था ओरो एंट्रल फिशुला। ओरो एंट्रल फिशुला बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ओरो मीन ओरल कैविटी, एंट्रम मीन मैक्सिलरी एंट्रम। अगर मैक्सिलरी एंट्रम और ओरल कैविटी के दरमियान को रास्ता बन जाए, ट्रैक बन जाए, ठीक है, ये वाला ऐसा, ये देखो ओरल कैविटी, ये दांत निकला, मुलर टूथ निकला
और एक कना बन गया, एक रूट बन गया, फिस्टुला बन गया, एपिथेलियल लाइन ट्रैक बन गया बिटवीन ओरल कैविटी एंड मैक्सिलरी एंट्रम। इसको बोलते हैं, या मैक्सिलरी साइनस, इसको बोलते हैं ओरो एंट्रल फिस्टुला। ठीक है, वजह क्या है? मोस्ट लाइकली डेंटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, डेंटल एक्सट्रैक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि सर्जरी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? मरीज नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर नहीं नाक में भर सकेगा। कॉमनली प्रेजेंट वो क्या करता है, कहेगा डॉक्टर साहब मैं जिस वक्त ना स्ट्रॉ से बोतल पीने लगती हूँ तो मेरे से बोतल नहीं पी जाती। वो क्या होता है, मुंह के अंदर हवा भरती है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है, वो मुंह से होता हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन है, मुंह से होता हुआ मैक्सिलरी साइनस में घुसता है, मैक्सिलरी साइनस ओपन होता है नाक, और नाक से वो बाहर निकल जाती है। इसलिए वो नेगेटिव, इस तरह वो कहेगी मैं गुब्बारा नहीं फैला सकती। वो जब पॉजिटिव प्रेशर डेवलप करने लगेगी, वो पॉजिटिव प्रेशर जो होगा मुंह से, वो होता हुआ नाक के थ्रू वो बाहर आ जाएगा मैक्सिलरी एंट्रम। ठीक है, inability to build positive or negative pressure in mouth, ठीक है, after dental extraction। ठीक है, तो that is the आपका ओरोएंटल फिस्टुला। या वो कहेगी मैं खाना खाती हूँ तो मेरे नाक में आ जाता है, या वो कहेगी कि मेरे नाक में से बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि वो खाना जो ओरल फ्लोरा है वो घुसेगा मैक्सिलरी साइनस के अंदर, साथ साइनोसाइटिस कर देगा। साइनोसाइटिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से नाक में स्मेल भी आएगी। ये सारे फीचर्स उसमें आ सकते हैं। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज ड्यू टू इंफेक्शन ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, और इनएबिलिटी टू बिल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर। डायग्नोसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, प्रोपास करेंगे, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। अगर रिसेंट है फिस्टुला, इन्फेक्शन नहीं है, तो आप उसको सूचर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर क्रॉनिक फिस्टुला है तो पहले आप उसको एंटीबॉडीज देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज दे के आप पहले इन्फेक्शन को सेटल करते हैं, फिर आप कोई ना कोई फ्लैप लगा देते हैं उसके ऊपर, लोकली पैलेट से, बकल में कोई से फ्लैप लेके आप फ्लैप से उसको कवर कर देते हैं। और बहुत लार्ज फिस्टुला है तो कई बार आपको डेंटल इम्प्लांट भी करना पड़ता है। तो ये देखो क्वेश्चन है, 24-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ इनएबिलिटी टू सक फ्लूइड विद स्ट्रॉ 1 महीने से, और हिस्ट्री में क्या था, डेंटल एक्सट्रैक्शन थी 1 महीना अगो। हेजीनेस ऑफ मैक्सिलरी साइनस क्यों है? कि ओरेंटल फिस्टुला बना हुआ है, ओरल कैविटी की इंफेक्शन मैक्सिला में जा रहे हैं। इटियोलॉजी क्या है जी? डेंटल एक्सट्रैक्शन, ट्रॉमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में एक क्लिनिबिलिटी लिखा हुआ उसने, दूसरा हेडेक हो सकती है, नेजल सिक्रेशन हो सकती है, नेजल इन्फेक्शन हो सकती है आपकी, और साथ खाना जो है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड इनटू द नोज। मैनेजमेंट 1 महीने से है, पहले एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीबायोटिक से के बाद जब वो सेटल हो जाता है तो फिर आपने उसको लोकल फ्लैप रोटेट करना है। अगर उससे नहीं सक्सेसफुल होता तो आपने डेंटल ऑब्जर्वेटर लगाना है। सॉरी होगा, रिगर्जिटेशन नहीं होगा, होगा बेटा, होगा, बिल्कुल होगा, ओरोएंटल में लाजमी होगा। रिगर्जिटेशन का और पॉजिटिव प्रेशर ना करने के तो प्रॉब्लम बेसिकली। ठीक है जी, तो ये पिक्चर्स हैं ओरोएंटल फिस्टुला। ये मैंने 1-2 कुछ बच्चों को भेजी भी थी, एक मेरा क्लिनिकल केस आया था, शायद एमन को और हमारा को भेजी थी। चलो ठीक है, ये था। अब बेटा हम पढ़ते हैं, इसको पहले तो साइंसेज है, लेकिन उससे पहले अब हम नोज को पढ़ते हैं। अब साक्षी में आपको बताता हूँ, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आज जितना हम पढ़ रहे हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि एमसीक्यू जो है ना आपको यहाँ से आता है। मैं देख रहा था कि बेसिकली अब नोज को आपने कैसे पढ़ना है। जो लोग पूछते हैं ना साक्षी की इंपॉर्टेंस, वो देखो, अभी इस चैप्टर को देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ये। अब डिंगरा ने क्या लिख, जो बोल्ड हुए हैं, डिंगरा ने रूट ऑफ नोज इसी तरह लिख दिया, वो उसने बोल्ड नहीं किया। सर बच्चों होता है क्या? कंजेंटल हो सकता है बेटा, लीस्ट लाइकली वो नहीं होता, कंजेंटल ओरोएंटल फिस्टुला नहीं होता, क्वाइड होता है, कंजेंटल नहीं होता ये। ठीक है, तो इसने रूट ऑफ नोज लिख दिया बस, लेकिन यहाँ इसने बोल्ड कर दिया। ठीक है, रूट ऑफ नोज क्या है? क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये जो ऊपर है, ये नेजल बोन्स के ऊपर जो है, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ना, जहाँ दिमाग से ये नेजल बोन अटैच होती है फ्रंटल बोन से, क्या होता है नीचे तरफ होता है, नाक ऊपर तक होता है। और जहां भी ये नेजल बोन्स और ये कार्टिलेज जुड़ती हैं, सेंट्रल हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ नाक और ये सेंटर के अंदर जो जुड़ती हैं, इसको बोलते हैं राइनियन। ये उसने नहीं लिखा हुआ।
ठीक है, ये देखो ये इसमें राइनियॉन लिखा हुआ है, ये जहाँ कार्टिलेज तक बोन जुड़ती है सेंटर के अंदर। अभी देखते जाओ कितना इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी, और उस डिंगरा ने लिख दिया फ्लैट में, उसने लिख दिया बस। ऊपर की तरफ होगा रूट ऑफ नोज, नीचे की तरफ होंगी दोनों ओपनिंग्स, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ ओपनिंग है, और जो नीचे ओपनिंग्स है नॉस्ट्रल्स की, जहाँ जहाँ स्किन लाइन पोर्शन, अपने नाक उठा के या किसी दूसरे का देखो, शुरू में स्किन है, बाद में मिकोजा आता है, जो स्किन लाइन पोर्शन है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल किसी भी ओपनिंग को कहते हैं। बाकी ये नेजल कार्टिलेजेस हैं, अंदर की तरफ सेप्टल कार्टिलेज, बाहर जो नजर आ रही है लेटरल नेजल कार्टिलेज है, एक अपर है, एक लोअर होती है, ठीक है, ये अपर लेटरल नेजल कार्टिलेज है, लोअर होती है, लोअर के आगे से फिर दो प्रॉन्ग्स होते हैं, जिसमें उसने बता रहा था लेटर वाला सुपर वाला। अब ये पॉइंट्स तो रिमेंबर देखो, इसमें कोलोमेला लिख दिया उसने, कोलोमेला इंपॉर्टेंट है, मीडियल क्रूरा, लेटर क्रूरा को वो बोलते हैं, राइनियॉन इंपॉर्टेंट है। अब लाइमन नजाई क्या है, अपर और लोअर लेटरल कार्टिलेज अंदर की तरफ, नाक के अंदर की तरफ अपर और लोअर लेटरल कार्टिलेज के दरमियान का जो एक ग्रूव है उसको बोलते हैं लाइमन नजाई, ये उसको नेजल वैल्व भी बोलते हैं। ये एरिया जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के, अगर इस लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट फील करेगा। तो लाइमन नजाई क्या है जी, दोनों कार्टिलेजेस के दरमियान, ये जो कार्टिलेजेस है ना, ये जो उनके सेंटर का ग्रूव है, नाक ये तो बाहर है ना, नाक के अंदर की तरफ, मैं आपको ना इसकी वीडियो करके वीडियो भी अपलोड करूंगा, कोई अच्छी वीडियो मुझे नजर आई ना नेजल की, ठीक है। ये लो लेटरल कार्टिलेज है, ऊपर है, ये दोनों के दरमियान जो ग्रूव है, अंदर की तरफ जो ग्रूव है, दिस इज द मैक्सिमम एरिया फॉर नेजल ब्रीथिंग, मैक्सिमम ब्रीदिंग जहाँ पे अगर इस लेवल पे होगी तो वो उसको, वो पेशेंट कहेगा मेरा नाक बंद है, इसको लाइमन बोलते हैं या बोलते हैं, ठीक है। अब लाइमन वो क्या होता है, वहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सेंट्रल बोन और सबसे पहले पढ़ लेना। इंटरनल नोज में नेजल वेस्टिब्यूल मैंने क्या बताया, स्किन लाइन को, जो आपके स्किन में जो बॉयल बनते हैं वो स्टेप होती है हेयर फॉलिकल की, इसलिए उसमें हेयर होते हैं। ये पक्का पक्का क्यों नहीं हो जाता, पक्का पक्का क्यों नहीं होता यार, पहले तो नहीं था ऐसे, होने लगा। तो जब आवाज आ रही है, चैट ओपन करो जरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज नेजल वैल्व, तो नेजल वैल्व बेसिकली अपर लेटर और लोअर लेटर जो नेजल कार्टिलेजेस हैं उनके दरमियान का एरिया है, इसको लाइमन नेजाई भी बोलते हैं। और लाइमन नेजाई वो एरिया है जहां से मैक्सिमम आपकी ब्रीदिंग होती है। अगर कोई चीज जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम है वो लाइमन नेजाई के लेवल पर ऑब्स्ट्रक्ट करेगी तो मरीज को सांस नहीं आएगा, तो उसके लिए जो पोर्टल टेस्ट में भी जब लेटरली मूव करते हैं तो जो ओपन एरिया होता है वो नेजल लाइमन नेजाई का, तो लाइमन नेजाई को नेजल वैल्व भी बोलते हैं। तो ये अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ जो अपर और लोअर लेटरल कार्टिलेज के दरमियान होता है, और यहाँ पे हम राइनोप्लास्टी में सीएनबीसी जगह पे लगाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल नेजल वैल्व लाइमन नेजाई ये एक ही चीज है, ये अब उसने डिंगरा में इतना प्रोमिनेंट करके नहीं लिखा, आपने क्या करना है उसको हाईलाइट कर लेना। इट इज द एरिया ऑफ ग्रेटर कंस्ट्रक्शन, ये देखो ना इसमें लिखा है इंटरनेजल वैल्व, इट इज द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका
नाक बंद होता है। तो बस आपने एक एक लाइन में उसको हाईलाइट करते जाओ बस। लाइमन अजाई कोलोमेला एला ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अब आपका नेजल कैविटी है। अब ये देखो, नेजल कैविटी के अंदर जो अपर 1/3 है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, अंदर का जो एपिथेलियम है, ठीक है, वो स्मेल का काम करता है। बाकी सारा जो एपिथेलियम है वो जो बाकी रिमेनिंग आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम है वो कौन सा है, वो है सूडोस्टैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर। तो नाक के अंदर जो सूडोस्टैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है उसको शिनेडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ होता, ये आपका एमसीक्यू आ जाएगा, आपने हाईलाइट कर लेना है। जहाँ ये एपिथेलियम लिखा होगा, अगर तो उसने ये वर्ड यूज किया डिंगरा ने तो कर लो, उसको हाईलाइट कर दो, वरना ये लिख दो। तो शब शिनेडेरियन मेम्ब्रेन तुम कहो ये पढ़ाया ही नहीं तो पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी अनोखी चीज़ है। तो नथिंग, जस्ट द सीलिएटेड कोलमनर, वो भी आगे पढ़ते हैं, हैजनर बताता हूँ, जहाँ फिर वो मैं बताता हूँ हैजनर वैल की आगे, तो वो आ रही है, ठीक है। तो शिनेडेरियन मेम्ब्रेन समझ आ गई, ये है। इस तरह लेटरल नेजल वॉल के ऊपर 3 कॉन्के होते हैं। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कॉन्का कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट वन, इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। विच इज द सेपरेट वन, बाकी सारे टर्बिनेट्स जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक इंफीरियर टर्बिनेट इज अ सेपरेट बोन, ये डिंगरा ने नहीं लिखा हुआ। अब आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा, परेशान हो जाते हैं। इंफीरियर टर्बिनेट सिर्फ सेपरेट बोन है, बाकी सब एथमोइडल लेबिरिंथ के पार्ट हैं। तो आपसे क्या पूछेगा जी, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथमोइडल लेबिरिंथ। अब उसमें कहेगा जी एथमोइडल लेयर सेल्स, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, आवाज आ रही है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड, मिडल टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। अब अगर तुमने ये नहीं पढ़ा हुआ तो तुम परेशान हो जाओगे कि जिसके क्या ये तो मिडल, बाकी 3 में तो एथमोइड का नाम आ गया, वो तो इसका मतलब एथमोइड के पार्ट है, परपेंडिकुलर प्लेट भी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड भी, एथमोइड लेयर सेल भी। अब मिडल इंफीरियर में कौन सा है, तो ये देखो हियर इज द रिटन, तो मिडल टर्मिनेट अगेन जुड़ा होता है एथमोइडल लेबिरिंथ का ही पार्ट है। तो मिडल टर्मिनेट के लेटरली जो है वो मिडल मीटस है, जहाँ पे एथमोइडल ओपन होता है, एथमोइडल साइनस उससे जुड़ी होती है बोन। लेकिन इंफीरियर टर्मिनेट जो सेपरेट बोन है, ठीक है, इंफीरियर टर्मिनेट इज द लार्जेस्ट एंड सेपरेट बोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंफीरियर टर्मिनेट आए सेपरेट बोन, लार्जेस्ट बोन ऊपर लगा दो उसके, लार्जेस्ट टर्मिनेट इज द पॉइंट टू रिमेंबर। ये पॉइंट टू रिमेंबर आपने लाजमी देखे जाए, बस एक बार पढ़ो और उसको हाईलाइट कर दो, बस बाद में डिंगरा से ही रिवाइज करते रहो। नो नीड इसको दोबारा साक्षी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। स्फीनोपेलेटन फोरामेन इज रिलेटेड टू, बताओ किसके पीछे होता है। हाँ जी, आयदा, इतरत, मिसाल, मरियम, ये हमारा, सबको मैंने पढ़ाया था। स्फीनोपेलेटन आर्टरी यहाँ से निकलती है, किस टर्बिनेट के होता है पीछे, नो, पीरियड के पीछे, मिडल के पीछे होता है। गुड आमना, शाबाश, मिडल के पीछे होता है। इंफीरियर के पीछे क्या होता है, इंफीरियर के पीछे क्या ओपन होती है, शाबाश मायदा, मरियम, गुड। स्फीनोपेलेटन उसके स्फीनोपेलेटन से जहाँ से आपका एंजियोफाइब्रोमा निकलता है। स्टेशन ट्यूब, गुड मिसाल, छा गई मिसाल, वेरी गुड। के पीछे स्टेशन ट्यूब ओपन होती है, गुड मरियम। इंफीरियर में क्या कुल आयदा, तो मल्टीपल टाइम रिपीट किया हुआ है कि मिडल टर्बिनेट के पीछे होता है पोस्टीरियर, तकरीबन 1.5 इंच पीछे होता है स्फीनोपेलेटन फोरामेन। इंफीरियर टर्बिनेट के पीछे होता है यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग। ये मैंने फेरेंक्स पढ़ाया था, सारा आपको दिखाया था कि जहाँ से एंजियोफाइब्रोमा कहाँ से निकल रहा है और आपका एक मेसोफेरिंजियल कैंसर कहाँ से निकल रहा है, बताया नहीं था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ उसने प्रोमिनेंट करके बता दिया है। इसी तरह इंफीरियर मीटस इज द लार्जेस्ट मीटस, ठीक है। इंफीरियर मीटस में क्या खुलता है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। जहाँ पे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट खुलती है वहां पे एक म्यूकोजा फ्लैप होता है जो उस डक्ट को कवर करता है, उसको हैजनस वाल्व बोलते हैं। अब जहाँ हैजनर वाल्व है उसको प्रोमिनेंट कर दो, ठीक है।
दिस इज द वे। इसलिए आप कहते हैं ना सर, वो पता नहीं पिछली क्लास से जो सर सारे सवाल ही एनाटमी में से आ रहे थे। तो क्लिनिकल एनाटमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जो आपको आते हैं वो क्लिनिकल एनाटमी से ज्यादातर पूछेगा वो आपसे, क्योंकि सिनेरियो आपके क्लिनिकल जो एक्चुअल में नॉलेज है वो आपका एससीक्यू से चेक कर लेता है। एमसीक्यूज आपके ओन एडमिन एडमिशन को, और जब तक ये नहीं पढ़ोगे आप, इसको पढ़ना क्या, पढ़ के हाईलाइट कर लो, अपने डिंगरा ही को साक्षी बना लो। जस्ट उसको जब पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट कर दो। हेजनर वेल्व क्या है, लाइमन नेजाई क्या है, इंटरनल नेजल वेल्व क्या है, कोलोमेला क्या है, एला क्या है, ठीक है, कौन सी पेट कार्टिलेजेस हैं, कौन से सिंगल कार्टिलेज है, रूट क्या है, राइनियन क्या है, ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल क्या है, बॉयल कहाँ बनता है, तो जस्ट करते रहो। ओके, ये समझ आ गई है? बताओ आयदा। तो उसको प्रोमिनेंट करते जाओ। अच्छा जी, अब उसके बाद ये इंफीरियर टर्मिनेट आ गया, हेजनर वेल्व आ गया। अब आगे जो मिडल मीटर्स, मिडल टर्मिनेट के जो लेटरी है वो मिडल मीटर्स है, वो ये बना हुआ है, ठीक है। ये नीचे मिडल टर्मिनेट है, ठीक है, और ये आपका जो मिडल टर्मिनेट की लेटरी है, तो ये ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सारे साइनसेस ओपन होते हैं। ये देखो, ये टर्मिनेट कटा हुआ है, इंफीरियर टर्मिनेट में खुलती है नेजोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है, और मिडल टर्मिनेट में खुलते हैं मिडल मीटर्स में सारे के सारे साइनसेस। 29 डिंगरा चैप्टर 9 नहीं किया रिवाइज, उसमें क्या है बेटा, चैप्टर में क्या है 29 में? 29 चैप्टर क्या, अच्छा वो उसकी मिसलेनियस डिसऑर्डर्स, हाँ मिसलेनियस डिसऑर्डर, वो नहीं किया, वो भी कर लेंगे, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कर लेंगे, ठीक है। आज ये एनाटॉमी कोशिश करता हूँ, सीएसएफ रहने, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। हाँ अगर मिस हो जाए तो मुझे बताना है आपने, ठीक है, वो नेक्स्ट में हम शेयर कर लेंगे। अभी ये देखो, तो मिडल टर्मिनेट जो है उसकी लेटली है, अगर वो काटेंगे तो लेटली उसके मिडल मीटर से जहाँ पे सारे साइनसेस ओपन होते हैं। कौन कौन साइनसेस? इंटीरियर एथमॉइड, मिडल एथमॉइड, फ्रंटल और मैक्सिलरी। तो ये एरिया है बेसिकली जो नोज के थ्रू हम अप्रोच करते हैं, फेस के थ्रू सारे साइनसेस में घुस जाते हैं हम ऑलमोस्ट। तो मिडल मीटर्स की एनाटॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंफीरियर मीटर्स में तो सिर्फ आपको बता दिया कि इंफीरियर टर्मिनेट सबसे लंबा है, एक ये याद रखना बड़ा है। एक इंफीरियर टर्मिनेट के जो नेजोलैक्रिमल डक्ट जहाँ खुलती है वो इंफीरियर मीटर्स में खुलती है, वहाँ पे एक वेल्व होती है, फ्लैप होता है म्यूकोजल, उसको हेजनल वेल्व बोलते हैं। और इंफीरियर मीटर्स के 1.5 इंच पीछे जो एक ओपनिंग है वो जो स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग है। ये चार चीजें आपने हाईलाइट कर लेंगे इंफीरियर टर्मिनेट और इंफीरियर मीटर से रिलेटेड। अब जो मिडिल मीटर से मिडिल टर्मिनेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज पार्ट ऑफ एथमॉइडल लैबिरिंथ, ये आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। इस तरह मिडिल टर्मिनेट की जब लेटरली जाएंगे तो वहां पे ये सारे सेंसेस ओपन हो रहे हैं, एथमॉइडल, मैक्सिलरी एंड फ्रंटल। तो ये बेसिकली जो हम यूज करते हैं वर्ड ऑस्टियोमीटल, ऑस्टियो मीन बोन, मीटल मीन मिडिल मीटर्स। तो मिडिल मीटर्स में जो बोन जो ओपनिंग्स, ऑस्टियो को ओपनिंग भी बोलते हैं, जो मिडिल मीटर्स के अंदर जो ओपनिंग है साइनसेस की, जिसके थ्रू हम नॉन उसे कहना चाहिए कि आप इसको क्या उसको वर्ड बोलेंगे, एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि आप पहले रूटीन में क्या करते थे कि सारी की सारी लेटरल वॉल उड़ा के तो फिर आप साइनसेस में जाते थे, ठीक है। अब आपको लेटरल वॉल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस ओपनिंग को ओपन करते जाएंगे तो आप उस साइनस में पहुंच जाएंगे। रूटीन में क्या होता था, हम सारी की सारी दरमियान में मिडल मीटर्स, इंफीरियर टर्मिनेट सर उड़ा के फिर हम साइनसेस में जाते थे। अब कोई जरूरत नहीं है इतनी अग्रेसिव सर्जरी का, नॉन इन्वेजिव तो नहीं, कैसे इन्वेट तो हम कर रहे हैं बेटा मुसीबा, इन्वेट तो हम कर रहे हैं, तो और वर्ड है वो मेरे जिन से भी निकल गया। तो आप क्या करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव कह लो उसको, मिनिमली इन्वेजिव, ठीक है। मिनिमली इन्वेट करते हैं, यानी जस्ट हम मिडल मीटर्स में गए और उस ओपनिंग को बड़े करते गए तो आप एथमॉइड में पहुंच गए, ओपनिंग को बड़ा करते रहे तो फ्रंटल में पहुंच गए, ओपनिंग को बड़ा करते गए तो मैक्सिलरी एंड में पहुंच गए। कोई जरूरत नहीं है लेटरल वॉल ऑफ नोज निकालने की। ये जैसे लेटरल वॉल ऑफ नोज है ना, पहले हम क्या करते थे, ये उड़ा देते थे, ये मैक्सिलरी एंटर होने के लिए नाक से गए इधर से और लेटरल उड़ा के मैक्सिलरी एंटर में घुसे, फायदा ही नहीं होता था, इसलिए कि ऑस्टिया जो है वो उसका ऊपर है और म्यूकोसिलिया वहां ग्रो करते हैं, इसलिए साइनोसाइटिस ठीक नहीं होता था। अब हम क्या कहते हैं, मिनिमल इन्वेजिव जाते हैं मिडल मीटर्स में से, ठीक है।
तो मिडल मीटर्स की एनाटमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टाइम खत्म हो रहा है, मैडम बैठी हैं आई वाली, वो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह वो बेटा मुझे और भी उसमें से बताना, अभी हम नोज ही रिवाइज कर रहे हैं, कोई रह गया है तो मुझे बता देना या मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम रिमेनिंग नोज करेंगे और जो एक चैप्टर रह गया मिसलेनियस और इसकी ये रिवाइज करेंगे। बाकी ये आपको मैं इसका बताऊंगा साक्षी की, तो कम से कम वैसे तो सारी करो, सारी करोगे तो आपको सिनेरियो डायग्नोस करने बहुत आसान हो जाएंगे। हाईलाइट कर लो। अब आगे ग्रैनुलोमेटस में अगर अभी तो पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाऊंगा ग्रैनुल, उसमें सब इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको बता रहा था वो चीजें हाईलाइट कर दी। केजियस ग्रैनुलोमा, माइकोलिक सेल, रसल बॉडी इज अ फीचर ऑफ नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस किसका फीचर है। शुगर के अंदर, डायबिटीज में बार बार बताएगा, डायबिटीज के अंदर कौन सा साइनोसाइटिस कॉमन है या आपका ये फंगस कॉमन है, तो वही आपने हाईलाइट इंपॉर्टेंट करते जाना बस। लेकिन एनाटॉमी तो सारी ईएनटी की एनाटॉमी आप लोगों ने एक एक लफ्ज करके डिंगरा को बना दो एक बार साक्षी होगा। तो साक्षी कुछ भी नहीं, ये पास पेपर्स हैं, उसको डिस्कस किया लेकिन उसमें इसलिए लेबरेट कर दिया कि थ्योरी जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बता दी हैं आपको। यही करोगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन भी आएंगी आप लोगों को। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। चलो, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो बेटा बताओ, पूछो मेरे से। एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग। मेरे मिडिस इंपॉर्टेंट है, अगली बार हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो, अब आई के लिए मैडम बैठी हुई हैं, वो वक्त तो पढ़ाएंगे आई। उस वक्त तक मेरी तरफ से आप लोगों का अल्लाह हाफिज। नो क्वेश्चन सो फार सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।